बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हम जब आपके साथ बातचीत करते हैं तो हम विधिक सेवा प्राधिकार लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना से लेके लीगल सर्विस अथॉरिटी से क्या क्या सुविधाएं आम जन को मिल सकती हैं और कैसे मिल सकती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आम तौर पर जो रिवाज रहा है उसके हिसाब से अदालतों में जब मुकदमे जाते हैं तब अदालतें मुकदमों का फैसला करती हैं या मुकदमे पर जो भी अपना कोग्निजेंस लेना रहता है लेती हैं, उसके हिसाब से कानून के हिसाब से एक्ट करती हैं। विधिक सेवा प्राधिकार बनाने का मकसद यह था कि एक तो मुकदमों का जिस ढंग से नंबर बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है वो, और दूसरे हार जीत के होने की वजह से दोनों पक्ष में एक तनातनी और दुश्मनी हमेशा के लिए कायम हो जाती है। इसको खत्म करके वो जो पंचों के माध्यम से चीज़ें सुलझाने की बात थी, गांव के बड़े बुजुर्ग थे उनके माध्यम से सुलझाने की बात थी, जो पढ़ा लिखा समाज था उसके हिसाब, जो पुरातन व्यवस्था थी कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के सुलझा लिए, तो उसमें क्या क्या एक नई व्यवस्था जुड़ी गई है विधिक सेवा प्राधिकार से। कैसे आप न्याय पा सकते हैं अदालतों में जाकर के भी, अदालतों में जाने के पहले भी। कानून की बात में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के उप सचिव मनीष कुमार मिश्रा जी हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। मनीष जी, हम लोग जो बात करेंगे उसमें मूल रूप से बात करेंगे विधिक सेवा प्राधिकार को बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। विधिक सेवा प्राधिकार जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि इससे संबंधित कानून 1987 में आया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 जी। विधिक सेवा प्राधिकार बनाने का मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि वैसे व्यक्ति या वैसे लोग जो न्यायालय की शरण में नहीं जा पा रहे हैं, स्वयं में उतने समर्थ नहीं है, वो आर्थिक रूप से या तो कमजोर हैं, सोशली कमजोर अगर हैं, या जेंडर स्पेसिफिक अगर वो कोई है, तो वैसे लोगों को कैसे मदद पहुंचाई जाए कि वो अपना हक को पा सकें और न्यायालय में जाके न्याय प्राप्त कर सकें। इसी को देखते हुए 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट आया। अब कौन से व्यक्ति हो सकते हैं, ये आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, व्यक्ति जो कस्टडी में है, कैदी हैं वो हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, स्पेशली एबल्ड पर्सन्स हो सकते हैं, या कोई नेचुरल कैलामिटीज हो गया उसके विक्टिम अगर हैं तो वो लोग हो सकते हैं, वर्कमैन हो सकते हैं, तो वैसे व्यक्ति हो सकते हैं जो स्वयं में सक्षम नहीं है और उस कारण, अपनी अक्षमता के कारण वो न्यायालय में नहीं जा पा रहे हैं न्याय पाने के लिए। तो ऐसे लोगों को मदद के लिए ही लीगल सर्विस अथॉरिटी वो कैसे गुहार करें, विधिक सेवा प्राधिकार से कैसे मदद ले सकते हैं। मदद लेने के कई विकल्प हो सकते हैं। वह जैसे कि विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत जिला लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का ऑफिस है जी, स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का ऑफिस है, नेशनल लेवल पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का ऑफिस है, और सब डिविजनल लेवल पे सब डिविजनल लीगल सर्विस कमिटीज हैं। तो वहाँ पे जाके मदद ले सकते हैं, या जाने में स्वयं सक्षम नहीं है तो पत्राचार के माध्यम से, फोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, या हमारे झारखंड राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पे न्यायालयों के अतिरिक्त, मतलब जिला सेवा प्राधिकार के अतिरिक्त भी लीगल एड क्लिनिक्स की स्थापना की गई है, जो पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या कोई कम्युनिटी सेंटर्स है वहाँ पे, तो वो करीब संख्या है 395 के आसपास। वहाँ पे भी जाके वो अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे पैनल लॉयर्स हैं और पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, उनकी मदद से वह न्यायालय को अप्रोच कर सकते हैं। दो चीज है, एक तो कानूनी हक प्राप्त करना और एक कानूनी सेवा प्राप्त करना। कानूनी हक प्राप्त करने के लिए कानूनी सेवा जी बिल्कुल। तो कानूनी हक के लिए कानूनी सेवा प्राप्त करने में आमतौर पर दो चीजें आती हैं। एक तो अधिवक्ता,
मस्ट होता है, दूसरे स्टाम्प ड्यूटी वगैरह का अदालतों का जो खर्च होता है। अपने देश में एक बड़ी आबादी है जो आबादी सामाजिक रूप से बहुत ही पिछड़ा है, जिसको कि हम कहते हैं दलित है, SC है, ST है, महिलाएं हैं, या बहुत कम आमदनी वाले लोग, बहुत कम में भी लोग जीते हैं, इस तरह के लोग हैं। और आमतौर पर यह माना जाता है कि जेल जो चला गया या अस्पताल में जिसको मुसीबत आ गई या किसी उग्रवादी ने मार दिया या कहीं हत्या हो गई, इस तरह का लोग किससे न्याय पाएगा, कैसे पाएगा? उनको क्या करना चाहिए, कैसे तुरंत अप्रोच करना चाहिए, और सबसे नियरेस्ट उनके अप्रोच के लिए कियोस्क क्या हो सकता है जहाँ की अप्रोच कर सकें? सबसे नियरेस्ट जैसे हो सकता है कि अगर जैसे आपने बताया कि ब्लॉक में है, ब्लॉक लेवल, हाँ, अगर थाना तक पहुंच है तो थाना में जाके कर सकते हैं। हर थाने में हमारे PLB डिप्यूटेड हैं, अच्छा, तो वहां पे जाके कर सकते हैं। प्रत्येक थाने में एक बैनर बना हुआ है जहाँ पे टेलीफोन के नंबर भी दिया हुआ है संबंधित। अगर मान लिया रांची जिला का है तो रांची DLSA सेक्रेटरीज का होगा, मेंबर सेक्रेटरी स्टेट लेवल सर्विस अथॉरिटीज का होगा, या पैनल लॉयर्स हैं उनके नंबर्स वगैरह नहीं है, उनको अप्रोच किया जा सकता है। या वो मान लिया अगर कोई दलित वर्ग से है और उनका कोई पढ़ा लिखा कोई उसी में से कोई व्यक्ति है तो उनके माध्यम से वो उसको अप्रोच कर सकते हैं। उस फोन पर फोन करके कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि नालसा की एक टोल फ्री नंबर है 15100 करके, उस पर कॉल करके वो मदद ले सकते हैं। तो मतलब सिर्फ जरूरत ही है कि वो किसी के माध्यम से बस अपना एक पहुंच बना पाए कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज की कोई भी से 15100 है, ये कैसे काम करता है? 24 आवर होगा, 24 आवर ये काम करता है। ये टोल फ्री नंबर है, जैसे कि डायल 100 हो गया या सरकार की अन्य कोई योजनाओं से संबंधित हो गया, जो टोल फ्री नंबर चलते हैं वैसे उसी तर्ज पे मान लिया किसी को लीगल एड चाहिए, एडवाइस चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, तो वो इंटीग्रेटेड वे में इस पे कॉल कर सकता है। और ये नेशनल टोल फ्री नंबर है, ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो मान लिया अगर कोई रांची का व्यक्ति है, रांची में चाहिए, तो वो जब भी डायल करेगा तो रांची में जो अधिवक्ता या जो पैनल उसको देख रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली उनके पास कॉल आ जाता है। और उसके बाद जो भी उनकी समस्या होगा, समस्या के रूप में हो सकता है उनको लीगल ओपिनियन कोई चीज को लेके चाहिए हो, या उनको कोई केस फाइल करना उससे संबंधित चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, लीगल ओपिनियन चाहिए, या हो सकता है कि केस ही फाइल करना है, तो उससे संबंधित या तो वो उसका निराकरण कर देंगे या फिर बताएंगे फर्दर आप क्या कर सकते हैं और किसको अप्रोच करिएगा। तो ये एक सुगम माध्यम है। तो विधिक सेवा प्राधिकार ने फोरम्स, अलग अलग मंच भी बना रखे हैं क्या? अदालत के साथ साथ की अदालतें जो काम कर रही हैं, अदालतें अपना काम करती रहेंगी, अदालतों में आसानी से चीज़ों को निपटाने और अदालतों के हेल्प के लिए, और आम आदमी को अदालतों के बार बार तारीख से बहुत लंबे समय तक इंतजार करने के अलावा कुछ फोरम्स हैं क्या? हाँ, इसको दो तरीके से समझा जा सकता है कि वैसे मामले जो ऑलरेडी अदालत में पेंडिंग है और वो मामले या तो आसानी से सुलहनी है या सिविल नेचर के हैं, जिसमें पक्षकारों के मध्य सुलह की संभावना है और वो बहुत ज़्यादा गंभीर आपराधिक मामले नहीं है, तो उनको वो सेटलमेंट के माध्यम से अलग अलग फोरम में अपने केस को ले जाके उसको निपटारा करा सकते हैं। अब फोरम कौन कौन सा हो सकता है? एक फोरम हो सकता है जिसको ADR मैकेनिज्म बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। उसमें एक है कि लोक अदालत समय समय पर महीने में या त्रैमासिक रूप में लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत का आयोजन होता है। अगर सुलहनी मामले हैं तो वहां पहले केस को निपटारा किया जा सकता है। या एक मीडिएशन बहुत मतलब इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है कि मीडिएशन के माध्यम से भी उस मामले का निपटारा किया जा सकता है। हर न्यायालय में, जितने भी जिला न्यायालय या ऑनरेबल हाईकोर्ट है उससे संबंधित झालसा में मीडिएशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे अपने मामले को वो रेफर करा सकते हैं और वहाँ पे स्वेच्छा से दोनों पक्षकार मिल के मीडिएटर के माध्यम से अपने मामले का निपटारा कर सकते हैं। लोक अदालत में कैसे अप्रोच करेंगे? लोक अदालत में अप्रोच दो तरीके से किया जा सकता है। अगर ऑलरेडी मामला लंबित है कोई न्यायालय में तो न्यायालय में जाके दरखास्त दे सकते हैं कि मेरे मामले को जो आने वाली आगामी लोक अदालत है वहाँ उसको रेफर कर दिया जाए। कितना ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन कुछ होता है क्या? कितना दिन पहले करेंगे ताकि उसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। जो भी लोक अदालतें होती हैं, चाहे वो मंथली हो चाहे वो नेशनल लोक अदालत होगी जो हर 3 महीने पे होती, उनकी डेट्स ऑलरेडी फाइनल होती हैं। तो वो उसी दिन या उसके जस्ट किसी भी टाइम पहले वो आवेदन दे सकता है कि हमारा ये मैटर है, इसको आगामी लोक अदालत में रेफर कर दिया जाए, वहाँ उस पर सुलह के आधार पर उसको खत्म कर दें।
दूसरा एक माध्यम हो सकता है कि कोई आपसी डिस्प्यूट है लेकिन वो न्यायालय में भी तक नहीं आया, ठीक है, तो वैसे मामलों को भी, जिसको प्री लिटिगेशन मामला बोलते हैं, उसको भी संबंधित, अगर जिला से संबंधित है तो डीएलएसए में जा सकता है। उस संबंधित डीएलएसए में अगर कोई ऑनरेबल हाईकोर्ट का मैटर है तो फिर वो हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी में जा सकता है और आवेदन दे सकता है कि हमारा प्री लिटिगेशन मैटर है, इसको हम आगामी लोक अदालत के माध्यम से या हम मीडिएशन के माध्यम से उसको खत्म करना चाह रहे हैं। तो फिर उसके बाद जब आवेदन दे देगा तो उसके बाद जब भी आगामी होगा तो डीएलएसए या एससीएलएसए जो भी होगा वो उसको वहाँ मैटर को रेफर कर देगा। उसमें खर्च क्या आएगा? उसमें पक्षकारों का कोई खर्च नहीं होता है। लोक अदालत के माध्यम से अगर कोई भी लंबित मामला अगर निपटारा किया जा रहा है तो उसमें अगर इवन कोर्ट फीस भी जो लगी होती वो भी पक्षकार को वापस हो जाती है। उसका प्रोसेस क्या है? लोक अदालत में डिस्प्यूट वो समाप्त करने का प्रोसेस क्या है? उसमें उसके एडवोकेट, उसका ये कहना पक्षकार, दोनों में या दोनों की उपस्थिति जरूरी है और उसको क्या क्या वहां रखना है अपनी बात के लिए। तो उसमें अगर ये आप बताएं कि कैसे चीज़ों को वहाँ रखा जा सकता है, कैसे समझाया जा सकता है, ताकि एक प्रक्रिया के बारे में समझा जा सके कि वो प्रक्रिया कैसे चलती है, तो लोगों को अप्रोच करने में मुझे लगता है कि थोड़ी आसानी हो सकती है। उस पर अगर बात करेंगे तो इसी लोक अदालत का प्रारूप ये होता है कि लोक अदालत में बेंचों का गठन होता है। उस बेंच में एक कोई माननीय जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं और उनके साथ मेंबर्स हो सकते हैं, मेंबर्स भी एक से ज्यादा अधिक हो सकते हैं। वहां पे दोनों पक्षकार स्वयं आते हैं और अगर उनको इच्छा है तो वो अपने अधिवक्ता के साथ में भी आ सकते हैं। अब मान लिया छोटा सा कोई चेक बाउंस का केस हो गया, चेक बाउंस का केस हुआ कि मान लिया 1 लाख रुपए का चेक बाउंस हो गया और वो एक पक्षकार ऑलरेडी 20-25 हजार रुपए कोर्ट के माध्यम से पैसा दे चुका है। अब रिमेनिंग मान लिया 80 हजार रुपए बचता है और प्लस उसका कुछ इंटरेस्ट अगर होता है तो दोनों पक्षकार क्या करेंगे, जब संबंधित लोक अदालत जब भी होगा आगामी तो उसमें बेंच के पास जाएंगे। वो बेंच स्पेसिफिक होता है कि आपको इस बेंच में उस दिन जाना है, समय भी निश्चित होता है कि मान लिया आपको 10 बजे से 4 बजे, 11 से 4 बजे जो भी रहना वहां जाना है। वहां पे जाने के बाद दोनों पक्षकार आपस में बात करते हैं। जो बेंच होती है वो फैसिलिटेट करती है। बेंच कैसे पता चलेगा कि हमारा किस बेंच में है? अब वो संबंधित जो भी पक्षकार होंगे उनको एडवांस में नोटिस जाता है। नोटिस जाता है कि आपका इस दिन को, इस तारीख को, इस बेंच नंबर में आपका ये केस वहां पे भेजा जा रहा है और आप अपने स्वयं और या अधिवक्ता के माध्यम से आप वहां पे उपस्थित हो उस दिन। तो उसी के हिसाब से, या मान लिया अगर बेंच नहीं वो ढूंढ पा रहे हैं तो वहां पे स्टाफ के माध्यम से या डीएलएसए ऑफिस में जाके वो उसी दिन जाके पूछ सकते हैं कि हमारा आज ये मामला है, अपना जो भी नोटिस मिला हो दिखा के कि ये हमारा मामला है और ये कहाँ पे है। तो वो स्वयं स्टाफ असिस्ट करता है उसको बेंच तक पहुंचाने में। बेंच उसके बाद क्या करती है, दोनों पक्षकारों को फैसिलिटेट करती है कि आप अपने कोई एमिकेबल सेटलमेंट में आ जाइए। दोनों का जो भी सेटलमेंट होता है वही एक अवार्ड बनता है बेंच का, जो लोक अदालत का, और अवार्ड पे दोनों का हस्ताक्षर होते हैं, बेंच का साइन होता है, अधिवक्ता का साइन होने के बाद वही अवार्ड एक डिक्री के रूप में इन्फोर्सेबल हो जाता है। तो वो डिक्री और अदालतों के फैसले दोनों के एक्सक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन में कोई अंतर नहीं होता है। जो भी अवार्ड, मतलब ये तो प्रावधान है, मतलब स्टैट्यूट में भी प्रावधान है कि जो भी अवार्ड उस लोक अदालत के माध्यम से जो बनता है उसकी इन्फोर्सिबिलिटी जैसे ही कोई न्यायालय, सक्षम न्यायालय के द्वारा कोई ऑर्डर अगर पारित किया गया हो या डिक्री पारित किया गया उसके समान होगा और उसी की तरह उसको इन्फोर्स किया जा सकता है। अगर खुदा न खास्ते अपवाद हर जगह होता है कि कोई इस तरह का अवार्ड पारित हुआ, डिग्री पारित हुई और वो दूसरा पार्टी जिसको देना है वो बड़ी दौड़ा रहा है, उसको फिर परेशान कर रहा है, वैसी स्थिति में क्या होता है? वैसी स्थिति में जो फिर वापस कोर्ट जाना पड़ेगा या वैसी स्थिति में अगर नहीं दे रहा है तो क्योंकि वो एक डिग्री के समान उसकी इन्फोर्सिबिलिटी है तो सक्षम न्यायालय में एग्जीक्यूशन के लिए वो पिटीशन फाइल कर सकता है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग बात करने प्री मीडिएशन और मीडिएशन। प्री मीडिएशन आप किसको बोलते हैं? एक तो है कि कोर्ट में जाने के जो सामान्य समझ बनता है कि कोर्ट में जाने के पहले हम पहुंच गए। मीडिएशन में 2 तरीके से मामले जाते हैं जी। एक मामले जाते हैं कि जो ऑलरेडी लंबित मामले हैं, जो कोई सक्षम न्यायालय में मामला लंबित है और पक्षकारों की सहमति से न्यायालय उस मैटर को मीडिएशन सेंटर भेज देता है। दूसरा होता है कि मैं कोर्ट में कोई मामला लंबित नहीं है लेकिन 2 पक्षकारों के बीच कोई डिस्प्यूट है, फैमिली हस्बैंड वाइफ के बीच में मान लिया कोई डिस्प्यूट है और उसको उन दोनों को लगता है या और फैमिली वाले उनको एडवाइस करते हैं कि
आप कोर्ट ना जाके पहले आप मीडिएशन का सहारा ले लीजिए। तो वैसे मामले जब मीडिएशन सेंटर आते हैं वो प्री लिटिगेशन मैटर उनको बोलते हैं। उसमें उनको क्या करना पड़ता है? पक्षकार जो है एक पक्ष ही आएगा, सबसे पहले तो एक ही पक्ष आएगा। अगर दोनों पक्षों के बीच कम्युनिकेशन उसमें दोनों भी आ सकता है या एक पक्ष भी आ सकता है? मैं दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि एक पक्ष जो कि प्रभावित है, पीड़ित है, वो सबसे पहले ये एडॉप्ट करेगा तो वो करेगा, तो उसके साथ जरूरत नहीं है कि दूसरा पक्ष है वो भी उसके साथ तैयार होकर के आ जाए। दूसरा पक्ष नहीं आता है तो फिर जो मेडिसिन सेंटर होगा जिनको केस असाइन होता है, फिर वो उसको नोटिस करते हैं। नोटिस करने के आगामी जो भी तिथि होता है उनको सूचित किया जाता है टेलीफोनिकली और पत्राचार के माध्यम से, और फिर अगर वो लोग जब आते हैं तब फिर मेडिएशन आगे बढ़ता है। एक आपके यहाँ ये है विक्टिम कॉम्पनसेशन का। विक्टिम कॉम्पनसेशन क्या है? विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम हमारी जो है वो झारखंड में 2012 की है और 16, 18 और 16, 19 और 18 और 19 में 3 बार अमेंडमेंट होने के। विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम उन लोगों के लिए है जो कोई न कोई गंभीर अपराध की विक्टिम्स हैं। अब कोई महिला मान लिया अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट की विक्टिम है या कोई मर्डर हो गया किसी डाइन का हो गया, महिलाओं के विरुद्ध मान लिया अगर कोई अपराध हुआ है तो वो लोग विक्टिम की श्रेणी में आ जाते हैं। तो वो लोग अगर विक्टिम है तो वो भी 2 तरीके से हो सकता है कि मान लिया न्यायालय में केस संबंधित पेंडिंग है तो वो न्यायालय ही डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को डायरेक्शन दे देगा कि मतलब कॉम्पनसेशन असेंस करने के लिए कि ये विक्टिम है और इसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, या विक्टिम के माध्यम से कोई भी संबंधित डीएलएसए में एक आवेदन दे सकता है कि हम इस मामले में विक्टिम है और हमारा केस ये चल रहा है और हमको कॉम्पनसेशन के लिए वो किया जाए। तो वहां से फिर प्रोसेस होता है, फिर डीएलएसए का जब भी मीटिंग होगा तो उसके बाद उनका कॉम्पनसेशन असेस होता है और उनको दिया जाता है। महिलाओं के अपराध के साथ, महिलाओं के विरुद्ध अपराध के साथ साथ और भी बहुत सारे मामले हो सकते हैं जिसमें विक्टिम हो, जैसे कि अपने यहाँ उग्रवाद बहुत बड़े पैमाने पर है। उग्रवाद से भी कोई विक्टिम हो रहा है। उग्रवाद का विक्टिम हो सकता है, एसिड अटैक हो गया अगर वैसा कोई है, कोई मर्डर या ग्रीवियस ऑफेंसेस का है, बच्चे के अगेंस्ट अगर कोई अपराध हो गया तो वो सब भी विक्टिम की श्रेणी में आएंगे। या कोई स्पेसिफिक कोई कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसके अगेंस्ट अगर कोई अपराध हो गया तो वो भी विक्टिम की श्रेणी में आएंगे। अगर वो विक्टिम की श्रेणी में आ रही है तो विक्टिम कॉम्पनसेशन के लिए वो हकदार होंगे। उसी में एक चीज और जुड़ता है कि विक्टिम में अधिकांशतः उनके बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं जो विक्टिम है, इसलिए कि सर पर से साया उठ चुका होता है। उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उन बच्चों के आगे भविष्य का, तो उसके लिए कोई स्कीम है? उसके लिए सरकार की बहुत सी स्कीम्स हैं, जैसे रिहेबिलिटेट करने के लिए। अगर आप बच्चा कोई सरकार की स्कीम में अगर वो फॉल करता है, एंटाइटलमेंट अगर उसका है, जैसे बहुत से बच्चे हैं जो अनाथ हो गए या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए रेसिडेंशियल आवास स्कूल्स की व्यवस्था है, स्कॉलरशिप्स की व्यवस्था है। तो डीएलएसए उसमें फिर एक भागीदारी क्या करता है कि वो उन जो भी उसकी एंटाइटलमेंट्स हैं उनसे उनको लिंक करता है और ये सुनिश्चित करता है कि वो उनको मिले और मिलता रहे। जी। सुओ मोटो कोग्निजेंस कैसे लेते हैं? बहुत सारे मामलों में अखबारों में जो आता है पता चलता है कभी हाई कोर्ट ने, कभी आप ये कहना डालसा ने, कभी डालसा ने सुओ मोटो कोग्निजेंस ले लिया। तो जो कोग्निजेंस आप लेते हैं उस मामले में करते क्या है? जैसे कि एक मामला अभी हाल में आया था जिसमें कि पर्टिकुलर एक समुदाय को पानी नहीं लेने दिया जाता कुएं से, तो उसमें झालसा ने तुरंत सुओ मोटो कोग्निजेंस लिया और उसकी व्यवस्था की। तो सुओ मोटो कोग्निजेंस क्या है? सुओ मोटो कोग्निजेंस मतलब हो गया कि कोई किसी भी माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अगर कोई ऐसी घटना संज्ञान में आती है जो जिसका इम्पैक्ट बहुत तुरंत हो रहा है और बहुत लार्जर स्केल पे जिसका सोसाइटल इम्पैक्ट होता है, तो वैसे मामलों में क्योंकि त्वरित संज्ञान लेना बहुत जरूरी होता है कि उनको इमीडिएट हम उनको कुछ रिलीफ पहुंचा सकें, तो वैसे मामलों में ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा या झालसा के द्वारा हमारा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब के निर्देश के अनुसार हम लोग उस मामलों में त्वरित संज्ञान लेते हैं। संज्ञान लेने का सबसे प्रमुख पर्पज ये होता है कि हम त्वरित उसको क्या रिलीफ दे सकते हैं। बिल्कुल, कि हम कोई वेट ना करें कि कोई एप्लीकेशन लेके आए, कुछ वो करके आए, हम स्वयं उसको संज्ञान लेके और उसको तुरंत उसको रिलीफ दे रहे हैं। ये हम लोगों का एक मंशा होता है। दो चीजें और हमको लगता है कि जानना चाहिए। एक तो जो फैमिली डिस्प्यूट होता है जिसमें कि बहुत सारी परेशानियां होती है। फैमिली डिस्प्यूट में सिर्फ लड़का लड़की का अलग होने का मामला नहीं है, मारपीट का मामला है, घरेलू हिंसा जिसको कह सकते हैं, इस तरह का मामला है, और बच्चों से अपराध से जुड़ा हुआ मामला है।
या बच्चे अनाथ हैं, उनको कोई आश्रय नहीं मिल रहा है, इस तरह के मामले में सीधे या इनडायरेक्टली कैसे मदद ली जा सकती है, उसमें क्या मदद मिल सकती है, क्या गुंजाइश है? जैसे कि आप अपने यहाँ देखिए कि स्ट्रीट चिल्ड्रन जिसको कहते हैं जी, स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं, उनको मदद की जरूरत है। नहीं मदद मिलने से वो भटक जाते हैं और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वो खुद चाहें या कोई दूसरा व्यक्ति जो देख रहा है कि उनकी परिस्थिति क्या है, उस तरह का ये है, तो वो कैसे अप्रोच करे? वही जो आपने बताया नंबर 15100, उससे सीधे वैसे अगर कोई बच्चा है, देखिए दो तरीके से हो सकता है कि हम स्वयं जा रहे हैं और हम लोगों को कोई जानकारी मिला कि कोई वैसा बच्चा अनाथ है या स्ट्रीट चिल्ड्रन है और उसको तुरंत हमको हेल्प करना है, या किसी को पता चला वो हमको अप्रोच किया। उससे संबंधित जैसे कि अभी हम लोग बहुत रिसेंट में ही हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के निर्देश में, गाइडेंस में हम लोग ने एक वात्सल्य स्कीम लॉन्च की। वात्सल्य स्कीम वही स्ट्रीट चिल्ड्रंस और बेगर्स को लेके है, बच्चों को लेकर, कि कैसे हम उनको सोसाइटी में री इंटीग्रेट करें। तो री इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहला होता है कि हम उनको एक तो आइडेंटिफाई करें कि उनके पेरेंट्स हैं नहीं, अगर पेरेंट्स भी हैं तो उसको अबैंडन कर दिया कि पेरेंट्स उसका केयर नहीं कर रहे हैं, और वो अगर 18 या साल कर सकने की स्थिति में नहीं है, हाँ, दोनों स्थिति हो सकता है, बिल्कुल स्थिति में नहीं है, तो वैसे बच्चों को हम फिर कैसे, सरकार की बहुत सी डिफरेंट स्कीम्स हैं, जैसे शेल्टर होम्स को लेके हो गया या CWC हो गया, अडॉप्शंस को लेके है कि बच्चा अगर मान लीजिए बहुत छोटा है और वो उसके पेरेंट्स नहीं है, जैसे कोविड बहुत बड़ी महामारी है जिससे बहुत बच्चे ऐसे हुए जो अनाथ हो गए, जिनके या तो कोई सोल ब्रेड अर्निंग बच्चे पिता थे वो एक्सपायर कर गए, या माता पिता दोनों उनके एक्सपायर कर गए, तो उनको बच्चों को कैसे हम एडॉप्शन में दे सकते हैं। तो एडॉप्शन देने के लिए एक उसकी व्यवस्था है जिसको गुजरने के बाद ही हम एडॉप्शन की तो अपनी प्रक्रिया चलती है, बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है उसकी। या उसके अलावा CWC है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज है, तो शेल्टर होम्स हैं बच्चों को लेके, उनको कैसे, शेल्टर होम्स हैं तो एक तो पहले शेल्टर दे दिया जाएगा, शेल्टर के बाद में दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि कैसे बच्चों को हम एजुकेशन के साथ उनको जोड़ सकें। तो जो आवासीय या डे स्कूल्स हैं उसमें सरकार जो जिसको प्रदान कर रही है, तो उनको उनके साथ लिंकअप करें, उनका एडमिशन कराएं, तो उसको लेके हम लोग अभी बहुत काम कर रहे हैं। एक तो RTE है पहले से, राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो राइट टू एजुकेशन में भी वो शामिल हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा भी कुछ और, इसके अलावा भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स देती है, या बहुत से स्कूल्स में डिस्क्रिशंस होती हैं अथॉरिटीज के पास में कि अगर वो असेस कर रहे हैं इकोनॉमिकली सोशली मतलब बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है बच्चे का, तो उसको हम एक लेवरेज के साथ में उसको हम हेल्प करें, उसको वो कर सकें। तो वैसे चीज़ों को भी हमें वो कर रहे हैं। दूसरे उसके अलावा CSR होता है, आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया, कंपनीज हैं, PSUs हैं, तो वो लोग भी असिस्ट करता है कि बहुत से बच्चों को स्कॉलरशिप देता है, अगर मेरिटोरियस बच्चा है या कोई अच्छा बच्चा सक्षम काम करने में, तो वैसे बच्चों को वो लोग कंटिन्यूअस स्कॉलरशिप दे रहा है, तो उनको हम फिर लिंकअप करते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिसमें कि अलगाव होने पर सबसे ज्यादा बच्चे को ही झेलना पड़ता है, और बच्चे के प्रति मांगते तो सब हैं कि ठीक है हमारे पास रहेगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो उस तरह के बच्चे अगर प्रभावित हो रहे हैं, या कमजोर परिवार है जो सक्षम नहीं है इन सब चीज़ों को करने के लिए, तो उसमें DLA से या इस तरह के विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से कैसे उसको हेल्प मिल सकता है और क्या मिल सकता है? जैसे वैसे ही बच्चों जैसे कि मान लिया जाए कि अलग हो गए बच्चा जो है, या अलग नहीं भी हुए कानूनी रूप से, लेकिन अलग अलग रह रहे हैं। बच्चा माँ के पास रह रहा है, पिता के पास रह रहा है, माँ या पिता की हैसियत यह नहीं है, इतनी कमाई नहीं है कि बच्चे को ठीक ठाक से पढ़ा सकें, और ठीक ठाक से नहीं पढ़ेंगे तो आप समझ ही सकते हैं क्या हो सकता है। इस तरह के लोग कैसे अप्रोच करें और क्या मदद उनको मिल सकती है सरकार की ओर से, प्राधिकार? ऐसे बच्चों को अगर अप्रोच करते हैं या हम लोगों के संज्ञान में आता है, तो वैसे बच्चों को देखिए तो किनशिप होता है। किनशिप मतलब कि अगर वो माता पिता उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो नियर एंड डियर में अगर कोई फैमिली मेंबर्स है जो उसकी देखभाल उसके केयर कर सकता है गार्जियनशिप के रूप में, तो वैसे बच्चों को हम एक्सप्लोर करते हैं कि अगर वैसा फैमिली है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर बच्चे का अब्यूज हो रहा है या एकदम अबैंडन हो गया है, लग रहा है कि नहीं उसको मतलब पेरेंट्स के साथ रहना बच्चे के लिए ही नुकसान करेगा, तो वैसा बच्चों को फिर हम CWC के माध्यम से जो भी उनका वो है, मतलब शेल्टर होम्स हो गए, एजुकेशन रेसिडेंशियल एजुकेशन के लिए अगर वैसा कुछ है, तो हम लोग फिर उसके थ्रू उनको लिंकअप करते हैं। बहुत सारे स्कीम्स और कानून की बहुत सारे मुद्दों पहलुओं के बारे में विधिक सेवा प्राधिकार से कैसे और क्या कैसे मदद मिल सकती है, और उस मदद मिलने से कितना त्वरित न्याय आपको मिलेगा, आपने मुकदमे में जो कोर्ट में खर्च किया है खास करके स्टाम्प ड्यूटी वगैरह में, वो कैसे आपको वापस हो जाएगा, इन सारी बातों पर हमने मनीष कुमार मिश्रा जी से जानकारी आपको प्रेषित की।
हमारा मकसद यह नहीं है कि सिर्फ हम आपके सामने आए और आकर के इस तरह की बातों को करें। हमारा मकसद यह है कि आप इस तरह की बातों को जानें और जिनको भी जरूरत है उनको भी बताएं, परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को, और उनको विधिक सेवा प्राधिकार से जुड़ने और जुड़ाने की कोशिश करें। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।